जय भीम, नमो बुद्धाय। कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था, एक बुक के चैप्टर का रिव्यू था और साथ साथ मैंने आपसे कहा भी था कि अगर इसका फीडबैक अच्छा रहा तो इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स ने मुझे इतना मोटिवेट किया और उसका जो फीडबैक था वो काफी अच्छा रहा आप सभी की तरफ से। सबसे पहले तो उस फीडबैक के लिए और आप सभी के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत प्यारा प्यारा थैंक यू। और इस सीरीज को अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विज्ञान विरोधी शिक्षा से देश किधर जाएगा। और दो आज इसकी स्टार्टिंग करते हैं हम एक दोहे के साथ। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं कि भारत में विज्ञान को क्यों कम आंका जा रहा है और ज्योतिष शास्त्र को या धर्म को, कर्म कांडों को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है। हाल ही में आपने एक खबर जरूर सुनी होगी कि लॉ के हिस्ट्री में मनुस्मृति जैसे किताब के कुछ सेगमेंट्स को डालने की कोशिश की गई थी। यूजीसी जैसी एक बड़ी संस्था जो हमारे विश्वविद्यालयों के लिए सिलेबस तैयार करती है और भी बहुत सारी चीजें जो हमारे विश्वविद्यालय के लिए चलाती है, बड़े बड़े प्रोफेसर्स वहां से निकलते हैं। ये हमारे सिलेबस में, हमारी यूनिवर्सिटीज में ज्योतिष शास्त्र, कर्म कांड शास्त्र, इन सभी को सब्जेक्ट बना के इंट्रोड्यूस करने वाले हैं और हो सकता है आने वाले टाइम में ये सब चीजें इंट्रोड्यूस हो जाए। पर यहाँ समझने की जरूरत है कि जिस देश को विज्ञान की जरूरत है, क्वांटम कंप्यूटिंग की जरूरत है, एआई की जरूरत है, एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत है, इनोवेशंस की जरूरत है, रोबोटिक्स की जरूरत है, उस देश में ज्योतिष शास्त्र को इतना इंट्रोड्यूस क्यों किया जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ अच्छी चीजें हैं, उसे निकाल लिया जाए, साइंस के साथ उन्हें कदम से कदम मिला के आगे बढ़ा जाए, इट्स बेटर। बट सिर्फ ज्योतिष ज्योतिष कर्म कांडों को आगे बढ़ा दिया जाए, इससे तो देश काफी पीछे चला जाएगा। क्योंकि आज साइंस का जमाना है, इनोवेशंस, एक्सपेरिमेंट्स, एआई, क्वांटम कंप्यूटर, इन सब का जमाना है। ना कि तारों की चाल क्या है, तारों की दिशा क्या है और एक आदमी के जीवन पे उनका क्या प्रभाव पड़ता है। ये सारी चीजें बहुत पहले एक्सपेरिमेंट हो चुकी हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ज्योतिष शास्त्र पूरे तरीके से गलत है, बट साइंस के टाइम में ज्योतिष शास्त्र को थोड़ा कम आंका जाए तो ज्यादा अच्छा है। और भारत जैसे देश में जिसकी अर्थव्यवस्था और विकसित हो रहे हैं हम धीरे धीरे करके, तो उसमें हमें जरूरत है कि हम साइंस को आगे बढ़ाएं। असल मायनों में देखा जाए तो भारत में साइंस का हाल है कि धर्म की जो अवधारणाओं के बीच साइंस झूल रहा है, दबी दबी सांसें ले रहा है। अब आप यहाँ मुझसे जरूर पूछना चाहोगे कि आप साइंस को भारत में क्यों इतना बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है और धर्म में ऐसी क्या अच्छाई है जो धर्म को इतना प्रमोट किया जा रहा है। तो देखिए, साइंस जो होता है ना, वो जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं धर्म में, उन्हें तोड़ने का काम करता है, उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे देखिए कि हमारे समाज में एक चीज है, वो किसी अदर कंट्री में है या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, बट हमारी कंट्री में बहुत जोरों शोरों से लागू होती है कि कुछ लोग मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। अब यही अगर आप किसी साइंटिस्ट से पूछोगे या जो साइंस को जानता होगा, जिसका दिमाग शिक्षा से थोड़ा बहुत भी खुला हुआ होगा, वो जरूर पूछेगा क्यों नहीं कर सकते। तो धर्म कहेगा क्योंकि अपवित्र होते हैं। तो साइंस पूछेगा कैसे अपवित्र होते हैं। जैसे एक इंसान जन्म लेता है, जैसे सभी को समानता से डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है, वैसे ही सबको जीने का अधिकार है। तो वो इंसान मंदिर में क्यों नहीं आ सकता, आप क्यों आ सकते हो। तो इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को साइंस तोड़ने का काम करता है। और ऐसे ही एक आपने जनरल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सुनी होगी जो आम घरों में बहुत यूज की जाती है कि शाम को झाड़ू मत लगाओ क्योंकि लक्ष्मी जी घर पे आती है और अगर आप शाम को झाड़ू लगाओगे तो लक्ष्मी जी घर नहीं आएंगी और वो बाहर चली जाएंगी। तो देखिए, साइंस इसको, इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को कैसे तोड़ने का काम करती है कि पहले लाइट्स नहीं हुआ करती थी इंडिया में। तो जो मिट्टी के तेल के दिए होते थे, उससे झाड़ू लगाने का काम किया जाता था कि मतलब एक हाथ में पकड़ लो, एक हाथ से ऐसे ऐसे करके साफ कर दो। तो जो छोटी छोटी चीजें हुआ करती थी, जैसे सुई हो गई, पायल के घुंघरू हो गए, नोज रिंग्स हो गई, और ऐसी चीजें उस अंधेरे में दिखती नहीं थी, तो वो झाड़ू के साथ बाहर निकल जाती थी। तो इससे कुछ कीमती चीजें भी निकल जाती थी, जो कम कीमती होती थी, जरूरत की ज्यादा होती थी, वो चीजें भी बाहर चली जाती थी। तो उस टाइम जो हमारी दादी लोग थी, मम्मी लोग थी, वो मना करती थी कि शाम को झाड़ू मत लगाओ। तो उसे जोड़ दिया गया लक्ष्मी जी से। किंतु साइंस बोलता है कि शाम को झाड़ू या कभी भी आप झाड़ू लगा सकते हो क्योंकि अभी आपके पास लाइट्स अवेलेबल है, आपको सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, आप साफ सफाई कर सकते हो। तो साइंस ने इस मिथ्स को, इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को बस्ट करने की कोशिश या बस्ट किया। तो ऐसे ही जो साइंस है वो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को, ये तो हमने बहुत छोटे लेवल पे बात की है, ऐसे ही हम ज्योग्राफी में ले सकते हैं और भी बहुत सारी चीजों में साइंस मिथ्स को बस्ट कर देता है। लेकिन जिस देश में सरकार ही धर्म के बूते चलती हो, उस देश में साइंस का क्या काम।
क्योंकि अगर आपने साइंस सीख ली तो आप तर्क क्षमता सीख जाओगे। जैसे ही कोई राजनेता या कोई भी, जो मैं नाम सीधा सीधा नहीं लेना चाहूंगी, वो बोलेंगे कि आप यहाँ नहीं जा सकते, आप वहां नहीं जा सकते, ये जगह आपके लिए नहीं है, कुंभ के मेले में पर्टिकुलर इंसानों के लिए जगह नहीं है, आप वहां नहीं जा सकते, ये लोग नहीं जा सकते, वो लोग नहीं जा सकते, तो साइंस सीधा पूछेगा, या आप अगर थोड़ा बहुत भी तर्क क्षमता है तो जरूर पूछेंगे क्यों नहीं जा सकते, ऐसी क्या बात है। और ये एक ऐसा देश जो धर्म के बूते ही चलाया जा रहा हो, यहाँ ये सवाल लाजमी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज है कि विज्ञान धर्म पे क्यों भारी पड़ जाता है, और एक ऐसे देश में जहां धर्म से ही सरकार चलती है, विज्ञान को पीछे क्यों धकेला जा रहा है। तो अभी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि विज्ञान को इसलिए पीछे धकेला जा रहा है, और इसीलिए आज हम चाइना हो गया, इसराइल हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, इन कंट्रीज से साइंस टेक के मामले में कितना पीछे हैं। सिर्फ इसीलिए कि पॉलिटिशियंस या फिर नहीं चाहते कि उस तरीके की एक तार्किक क्षमता आप सभी में डेवलप हो जाए। और एक और चीज़ जो हमारी कंट्री में बहुत बड़ी है, आपने एक कभी कभी मजाक में कुछ जो शिक्षित लोग होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, पढ़ाई से जुड़े होते हैं, वो लोग बोलते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा अमेरिका। तो इसके पीछे का राज क्या है। देखिए, भारत में आईआईटी और आईआईएम जैसी बड़ी संस्थाएं हैं जिनमें जो सरकार के द्वारा फंड की जाती हैं और सरकार के द्वारा ही चलाई जाती हैं। तो इनमें बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स तैयार किए जाते हैं। इसरो जैसी बड़ी संस्था जो भारत के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का काम करती हैं, वो बड़ी संस्थाएं यहाँ से रिक्रूट करती हैं अच्छे अच्छे इंजीनियर्स को, ताकि एक देश में इनोवेशंस हो सके। तो अभी यहाँ पे क्या हाल चल रहा है, जो इसरो के चीफ हैं एस सोमनाथ, उन्होंने कहा है कि वो आईआईटी में कुछ इंजीनियर्स को रिक्रूट करने गए थे, लेकिन जब वहाँ का सैलरी पैकेज या सैलरी की जो स्ट्रक्चर है, जब उन आईआईटीएंस को शो किया गया, तो 60% से ज़्यादा उन स्टूडेंट्स ने वॉकआउट कर दिया, यानी कि उन्होंने रिक्रूटमेंट फॉर्म ही नहीं भरा। बच्चे 40%, वो कोई इंटरव्यू में पास नहीं होगा, कोई खुद रिक्रूटमेंट नहीं करना चाहेगा, किसी का बाद में माइंड बदल जाएगा, और ये सब कहाँ जाएंगे, हाईटेक इनोवेशंस वाली कंट्रीज में, अमेरिका में ज़्यादातर, चाइना, इजराइल, जापान, इनको ये सभी रिक्रूट करेंगे एक हाई पेमेंट के साथ। जो भारत का ब्रेन है वो भारत में ही नहीं रुकना चाह रहा है। तो अब आप बताइए कि इस देश में साइंस का विकास कैसे होगा। एक तो ये चीज होगी, इस ब्रेन को इंडिया में रोका जा सकता है, एक हाईली पैकेज या जो वो पैकेज वो दे रहे हैं आप उससे कम दो, या इनके अंदर एक ऐसी भावना डालो कि आपने देश के पैसे पे जो पढ़ाई की है आप उसको कम से कम एटलीस्ट इतना सर्व करो, यहाँ पे एक एथिक्स रखो, उतना सर्व करो। लेकिन आज देखा जाए तो जब अपर लेवल पे बैठे लोग ही एथिक्स से काम नहीं कर रहे हैं, तो भी स्टूडेंट की बात तो बिल्कुल ही अलग है। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था कि उनकी जो हाईली एजुकेशन थी उसका जो खर्चा था वो उठाया था, या भारत के एक राजा थे उन्होंने उठाया था, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने उठाया था। लेकिन वहां से पढ़ाई करने के बाद जो बाबा साहब थे वो इंडिया वापस लौटते हैं, और उसके बाद वो यहाँ सर्व करने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो बात अलग थी कि उन्हें सर्व नहीं करने दिया जाता है और बहुत ज्यादा छुआछूत का उन्हें सामना करना पड़ता है। लेकिन आज इंडिया में ऐसे हालात बहुत कम है कि छुआछूत जैसी चीज हो या बहुत बड़ी ऐसी चीजें एक हाई लेवल पे तो कम देखने को मिलती हैं। तो इंडिया में सर्व कर सकते हैं, बट पैकेज की प्रॉब्लम होने से या गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इस ब्रेन को इंडिया में रोका जाए, इतना हाईली पैकेज हम नहीं प्रोवाइड कर सकते, आपको जाना है तो जाओ। तो इस तरीके से साइंस थोड़ा बहुत बचा कुचा भी देश से हमारे से बाहर निकलता जा रहा है, रद्दी होता जा रहा है। तो ये भी चीज एक समाज में बहुत बड़ी है जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसी चीज के लिए, और ये क्या होता है कि जो पढ़ते लिखते हैं लोग जैसे तैसे करके पढ़े लिखे समाज से बाहर निकल गए, उनके लिए बाबा साहब ने एक चीज बोली थी, क्योंकि ये लोग अपनों को भूल जाते हैं कि किस बैकग्राउंड से आए हैं, क्या कर रहे हैं, और भी पीछे ऐसे लोग हैं जिनके लिए वो काम कर सकते हैं, जैसे बाबा साहब ने किया था। तो उन्होंने उनके लिए बोला था, देखिए, अपने गरीब व अज्ञानी भाइयों की सेवा करना प्रत्येक शिक्षित का प्रथम कर्तव्य है। बड़े अधिकार के पद पाते ही ये शिक्षित भाई अपने अशिक्षित भाइयों को भूल जाते हैं। यदि उन्होंने अपने इन असंख्य भाइयों की ओर उचित ध्यान नहीं दिया तो अपने समाज का पतन निश्चित है। कितनी सही बात उन्होंने बोली थी। इतने सालों पहले भी वो जानते थे कि ऐसा होगा और समाज का पतन निश्चित हो जाएगा। मैं तो कह रही, समाज क्या, आज भारत जैसे बड़ी देश का भी पतन लगभग करीब ही आ चुका है। और उन्होंने कहा था कि ऐसी लंबी जिंदगी जीने का भी क्या फायदा जिसका कोई उद्देश्य ना हो। बिल्कुल सही बात है।
उद्देश्य रहित जीवन एक पशु के समान होता है। तो ये चीज थी कि साइंस का योगदान बहुत ज्यादा होता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश को आगे बढ़ाने में और जो हमारे ब्रेन को डेवलप करने में। तो इसीलिए साइंस किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी होती है। और सबसे बड़ी चीज कि वो कर्म कांडों में जो मिथ्स होते हैं, जो कॉन्स्पिरेसीज थ्योरी होती है, उनको बस्ट करने का काम करती है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी जो इस बुक के इस चैप्टर में मैं मेंशन थी, कि भारत में जो आज एजुकेशन का सिस्टम है वो लॉर्ड मैकॉले एजुकेशन सिस्टम से कई गुना बदतर हो चुका है। ऐसा कहा जाता है कि लॉर्ड मैकॉले एजुकेशन सिस्टम ने सिर्फ क्लर्क तैयार किए, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड क्लास लैंग्वेज से इंडिया को इंट्रोड्यूस कराया। आज उसी के बलबूते हम इंग्लिश में पढ़ते हैं और कि दुनिया की किसी भी कंट्री में सर्वाइव कर सकते हैं हम इंडियंस। अगर हमको इंग्लिश नहीं आती और यहाँ अंग्रेजों ने इंग्लिश को इंट्रोड्यूस नहीं किया होता तो आज चीजें बहुत बहुत अलग होती। शायद हर कंट्री में हम सर्वाइव नहीं कर सकते थे। तो कुछ तो अच्छा ही था, भले ही क्लर्क तैयार किए, बट उस टाइम की जो एजुकेशन सिस्टम था वो काफी हद तक ठीक था, क्योंकि उस टाइम भारत में जो एजुकेशन का रेट था, यानी कि शिक्षित लोगों का जो रेट था, वो मात्र 1% था, 1% था। और जो वर्ल्ड बैंक ने एक स्टडी किया उसके दौरान पता चला कि एजुकेशन सिस्टम काफी अच्छा था। और आज का जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, उस सिस्टम में जो ग्रेजुएट्स हैं वो चपरासी बनने के लायक भी नहीं है। एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER की रिपोर्ट के अनुसार पता चला कि जो 14 से 18 साल के बच्चे हैं वो सेकंड क्लास के बच्चों की बुक को फ्लुएंट नहीं पढ़ पा रहे। तो ये खुद इंडिया का सर्वे है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम आज ऐसा हो चुका है। इस एजुकेशन सिस्टम में आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि साइंस को बढ़ा के हम अपने देश को आगे लेके जा सकते हैं। और ये चीजें हो रही है कि भाई आप धर्म के पीछे लोगों को लगा दो, वो उसी में लग जाते हैं और एजुकेशन को धीरे 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 करके खत्म करते जाओ। स्कूल्सों को बंद कर दो, और हर किसी के पास उतना पैसा नहीं होता कि बड़े प्राइवेट स्कूल में ले जाके अपने बच्चों को पढ़ाए। तो एक तरीके से शिक्षा का दमन हो रहा है, और जिस देश में शिक्षा का दमन हो जाए उस देश का पतन भी निश्चित है। आपको ये टॉपिक, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। एक बार फिर मुझे आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स का और आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। आप अपने सुझाव भी मुझे कमेंट्स में जरूर साझा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं तीसरे वीडियो के साथ नेक्स्ट वीक।